हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि 17 जनवरी 2023 हिंदी संस्कृत फर्स्ट पेपर है। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग सीटीपी का क्वेश्चन जो है कवर करेंगे। तो इससे पहले आप लोग संस्कृत का वीडियो नहीं देखे तो 17 जनवरी का संस्कृत का भी वीडियो प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग फर्स्ट वीडियो है तो आप लोग उसे भी देखें। बहुत ही अच्छे ढंग से जो है उसका हिंदी में अनुवाद करके जो है आप लोगों को बताया गया। तो आज हम लोग यहाँ पे सीटीपी के टोटल प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या सुझाता है। यानी कि विकास के शीर्षगामी सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या होता है शीर्षगामी सिद्धांत। तो यहाँ पे है विकास केंद्र से बाहर की ओर होती है, या होता है विकास सिर से पैर की ओर होता है, सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, उसके बाद प्रकृति और वातावरण की मिश्रित क्रिया का परिणाम है। तो आपको बताना है कि शीर्षगामी बहुत सारे मतलब कि जो है प्रीवियस ईयर का जो सेट प्रैक्टिस किया गया है तो उसमें आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में बताया भी गया है कि विकास का शीर्षगामी क्या होता है। तो शीर्षगामी में क्या होता है कि जो है बच्चों के जो है सिर से पैर की तरफ विकास होता है। मतलब किधर होता है, सिर से, पहले होता है सिर में, सिर से जो है पैर की तरफ क्या होता है, विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का विकास आप लोगों को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उसमें समझने में आप लोगों को ज़्यादा मदद मिलता होगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा आनुवंशिक कारक है जो विकास को प्रभावित करता है। तो आपको बताना हो कि कौन सा कारक है जो कि विकास को प्रभावित करता है। तो आप लोग बताएंगे, पहला है आपका सामाजिक नीतियाँ, शैक्षिक संस्थाएं, जैविक परिपक्वता और सांस्कृतिक प्रथा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या, जैविक परिपक्वता जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है विकास एवं वृद्धि, जैसे कि हड्डियों, मांसपेशियों और विभिन्न सारे जो अंगों के जो है पार्ट होते हैं, जैसे और आप लोग संज्ञानात्मक और भावात्मक, सामाजिक विकास, ये सारे जो है मतलब कि विकास इसमें आ जाते हैं जब जैविक परिपक्वता बच्चे में होता है। तो यह एक आनुवंशिक कारक है और विकास को काफ़ी हद तक जो है यह क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस तरह से आप लोग का हो जाएगा क्या, जैविक परिपक्वता आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। बहुत छोटे बच्चे जब होते हैं, जो कि प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उनमें मतलब कि बताया जाता है कि समाजीकरण की जो प्राथमिक जो संस्था होता है, जो प्राइमरी होता है, तो फर्स्ट टाइम उसका जो है समाजीकरण कहाँ होता है। समाजीकरण बच्चों में होने का मतलब हुआ क्या कि जो घर के रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होते हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, इस तरह की क्रिया वो कहाँ पे सीखते हैं। तो उसमें जो छोटे बच्चे का जो समाजीकरण होता है तो वो जो है परिवार में होता है। कहाँ पे होता है, परिवार में। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 4 परिवार। तो परिवार में जो भाई बहन होते हैं, बच्चे के माता पिता होते हैं, वहीं पे वो क्या करते हैं, रीति रिवाज और संस्कृति को सीखते हैं। तो उसका क्या होता है, समाजीकरण फर्स्ट टाइम में होता है। यदि वहीं पे यदि सेकेंडरी आपका बोला जाए तो विद्यालय में होता है प्राइमरी, मतलब कि समाजीकरण। तो बच्चों का सबसे पहले समाजीकरण जो होता है परिवार में होता है, उसके बाद जो होता है द्वितीयक समाजीकरण आपका जो है विद्यालय में होता है, और तृतीयक आपका जो मीडिया हो गया, उसके बाद विज्ञापन के द्वारा जो है उसमें बच्चे सीखते हैं। तो इस तरह से आपका परिवार राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो जीन पियाजे के बारे में आपको बताना है कि उसका जो कौन सा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत जो अधिकतर बच्चे जो है ना क्या होते हैं, मूर्त मतलब कि समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगते हैं। मूर्त मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को, जैसे ये टेबल है, मतलब कि ये कुर्सी है, तो इन सारे चीज़ों को वह बच्चे क्या करते हैं, देख करके जो है वो बताने लगते हैं कि यह टेबल है, उसके बारे में जो इस तरह से मतलब कि बताने लगते हैं कि यह टेबल है, कुर्सी है। तो उसमें मतलब कि अपना तार्किक जो है सोच देने में सक्षम हो जाते हैं। तो वह यदि यहाँ पे मूर्त मतलब की समस्या को है तो मूर्त समस्या के बारे में बताएंगे कौन सा अवस्था में, तो मूर्त संक्रियात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें जो है जो पियाजे साहब था उन्होंने संवेदी गमक जो दिया था, उसके बाद
पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक। ये चारों जो है आपका जो सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे साहब ने दिया है। तो उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है आपका जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजन, व्यवस्थित और पुनर्संयोजन और व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो है व्यवहार और विचारों को संयोजन करके जो है पुनः नए मतलब कि पुनर्व्यवस्थित रूप में उसे लाना क्या कहलाता है? असंतुलीकरण, उसके बाद संकल्पना, संगठन और मिथ्या धारण। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है? संगठन। इसमें क्या होता है, जैसे कि बच्चे हैं तो उसमें जो प्रेजेंट टाइम में जो उसके अंतर्गत जानकारी है, ज्ञान है, और जो है पुराने मतलब कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो जानकारी है और जो वह अर्जन करेगा, नए जानकारी को अर्जन करेगा, जो वह मौजूदा स्कीमों में वह क्या कर लेते हैं? आत्मसात करते हैं। या आप लोग कह सकते हैं नई जानकारी को व्यवस्थित कर मौजूदा स्कीमों को आत्मसात कर लेना ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। यानी कि प्रेजेंट टाइम में बच्चे के अंदर जानकारी है, फिर वह नई जानकारी को अपने अंदर लिया, इस तरह से वह अपने अंदर क्या किया? उस चीज़ को अरेंज कर लिया, आत्मसात कर लिया, वही आपका संगठन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, संगठन। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उसके बाद है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चिंतन और कौन सा है कि जो दोनों मिल के अधिगम विकास में जो सीखने सिखाने की क्रिया में बच्चों में क्या करता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल निभाता है। जैसे पुरस्कार और दंड, पुरस्कार और दंड तो जैसे ही देखते हैं तो ये कभी ऑप्शन मतलब कि सही होगा ही नहीं। उसके बाद है सांस्कृतिक उपकरण, उसके बाद है समान योग्यता समूह निर्माण, उसके बाद है अग्रिम आयोजक। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो है सांस्कृतिक उपकरण जो है, सांस्कृतिक उपकरण और चिंतन, ये दोनों मिलके जो है अधिगम विकास की प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। अब आप लोग कहेंगे कि सांस्कृतिक उपकरण क्या होगा? तो सांस्कृतिक उपकरण के अंतर्गत जो है सामाजिक संपर्क, भाषा, संस्कृति, ये सारे बात जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये सारे और चिंतन दोनों मिलके जो है क्या करता है? अधिगम को सुसाध्य मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सुगम बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवालों को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सके, क्या कहलाती है? तो क्लास में जैसे शिक्षक या शिक्षिका आते हैं तो बच्चे को कुछ सवाल बनाने के लिए देते हैं, तो बनाने के लिए देते हैं तो बट बच्चे जो उस पर फंसते हैं, तो शिक्षक का भी रोल होता है कि क्या उस बच्चे को जो है कुछ हिंट्स दिया जाए और तब तक दिया जाए जब तक वह बच्चे जो है उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ पे बच्चे फंसेंगे तो उसको कुछ हिंट्स दिया जाए कि बच्चे को मतलब कि ऐसे करना है, उसके आगे ऐसे करना है, उसके और मतलब कि अगला स्टेप में इस तरह का करना है। तो इस तरह का जो सहारा दिया जाता है शिक्षक के द्वारा, जो बाधाएं उत्पन्न होने पर जो उसे समस्या समाधान के लिए खोजने के लिए जो मतलब कि उसे सहारा दिया जाता है, संकेत दिया जाता है, वही आपका स्कैफोल्डिंग यानी कि पाड़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में संबंधित किस विषय की जांच की थी? तो आपको लॉरेंस कोहेलबर्ग जो कि नैतिकता का सिद्धांत दिया था, तो उसने जो बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि जैसे ही आप लोग लॉरेंस कोहेलबर्ग से आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर हिट करता होगा ऑप्शन नंबर 3 नैतिक तर्क का विकास। तो वह बच्चों और वयस्कों में जो इस तरह का जांच किया था नैतिक तर्क का विकास। इसमें क्या होता है कि सही गलत का फर्क करना, तो सही गलत का फर्क करना ही नैतिक तर्क आपका नैतिक तर्क का सिद्धांत कहलाता है, जो कि लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा दिया गया था। इसके अंतर्गत जो है कि टोटल 6 चरण दिया था, बट इनको जो है 3 मुख्य चरणों में विभक्त किया गया था, जो कि आपका 3 मुख्य था। क्या?
जो पूर्व परंपरागत रूढ़िगत जो नैतिकता का सिद्धांत था, जो कि 4 से 10 वर्ष के बच्चे आते हैं और इसमें नैतिकता जो है 0 पाया जाता है, मतलब कि सही गलत का फर्क बच्चे नहीं कर पाते हैं। उसके बाद था दूसरा आपका परंपरागत, क्या था, परंपरागत रूढ़िगत नैतिकता, जो कि 10 साल से 13 साल के बच्चे इसमें आते हैं। और इस जो होते हैं परंपरागत रूढ़िगत मतलब कि नैतिकता में बच्चे जो है, जो समाज के द्वारा कानून और नियम बनाया गया है तो उस नियम को बच्चे क्या करते हैं, मानते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। उसके बाद होते हैं 13 साल से अधिक उम्र के बच्चे जो है उत्तर परंपरागत रूढ़िगत के अंतर्गत। इसमें बच्चे जो है खुद के सुनते हैं, जो मतलब कि समाज के द्वारा नियम बनाया गया है वह सही है गलत है वो उसको नहीं चुनता। बच्चे जो है खुद क्या सही है क्या गलत है खुद डिसाइड करता, उसके अंतर्गत इतना नैतिकता आ जाती है। तो इस तरह से 3 प्रकार के 3 चरणों में नैतिकता को विभक्त किया था लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब। पहला हो गया आपका पूर्व परंपरागत रूढ़िगत, दूसरा हो गया परंपरागत रूढ़िगत, उसके बाद हो गया उत्तर परंपरागत रूढ़िगत नैतिकता। इस तरह से 3 था। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी, तो नैतिक तर्क का विकास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों में निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक अध्यापिका के बारे में बताया गया है कि अपने विद्यार्थियों को निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना चाहिए। तो निष्क्रिय नकल, तो ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए विद्यार्थियों में। कंठस्थ स्मरण, कभी भी किसी भी चीज़ को रटने के लिए आज्ञा देना ही नहीं चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है उच्च प्रतिस्पर्धा, कभी भी बच्चों में प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो उसे बढ़ावा देना है बच्चों में किस चीज़ का, ज्ञान निर्माण के लिए। तो ज्ञान निर्माण कहने का मतलब क्या हो गया, उसके सोच में वृद्धि करना है, समस्या समाधान के लिए उसके अंतर्गत मतलब कि उससे बच्चे को आगे बढ़ाना है, रचनात्मक बनाना है, सहयोग की भावना उसके अंतर्गत जागृत करना है। तो इस तरह के काम करने हैं आप अध्यापक के रूप में एक विद्यार्थी के लिए। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के लिए निम्न में से किस पहलू को बढ़ावा देना है, तो ज्ञान निर्माण में आपको क्या करना, उसको बढ़ावा देना है। तो ज्ञान निर्माण के अंतर्गत सोच, समस्या समाधान, रचनात्मक, सहयोग, इस सारे चीज़ों को उसके अंतर्गत डेवलप करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के समकालीन संप्रदायों के अनुसार बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वे अक्सर डैश होते हैं। तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि के बारे में बताया जा रहा है, जो बच्चों के लिए बुद्धि लब्धि इस्तेमाल किया जाता है बुद्धि को मापने के लिए, जांचने के लिए, तो यह जो है अक्सर जो है यह मतलब कि उपयुक्त नहीं होता। तो किस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं है, वैध, विश्वसनीय, सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित और व्यापक। तो ये जो है सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रहित है, यह इस चीज़ के लिए अक्सर जो है यह उपयुक्त नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भाषा और विचार। तो भाषा और विचार क्या है उसी के बारे में आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग टिक कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है भाषा और विचार के बारे में, कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं। उसके बाद एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, एक दूसरे से क्या अलग होते हैं। भाषा और विचार एक दूसरे के मतलब कि अलग नहीं होते, एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं, पूरक है, घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो इस तरह से ये गलत ही हो जाएगा। उसके बाद किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित नहीं करता, ये भी गलत बात है। क्या भाषा और विचार किसी व्यक्ति को विकास के प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल प्रभावित करेगा। उसके अंतर्गत यदि अच्छा भाषा है, अच्छा विचार है तो वो अच्छा व्यक्ति होगा। यदि उसके अंतर्गत अच्छा भाषा नहीं है, अच्छा विचार नहीं है, किसी से बात करने की उसके अंतर्गत जो है उस तरह का जो है नहीं है पर्सनैलिटी, तो वह बिल्कुल ही वह अच्छा व्यक्ति नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। एक स्थिर है और एक रूप तरीके मतलब कि एक रूप तरीके से ही अंतःक्रिया करते हैं, क्या एक स्थिर है, ये भी गलत बात है। लेकिन यह जो कई महत्वपूर्ण रूपों से अंतःक्रिया करते हैं, तो भाषा और विचार जो है दोनों जो है क्या करते हैं, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों मिलके जो है अंतःक्रिया करते हैं। जैसे भाषा के बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि यह विचारों, भावों, अनुभवों और उसके बाद जो होता है संज्ञानात्मक विकास, इस तरफ से सारे चीज़ों से वह प्रभावित होता है। और विचार के बारे में भी बोल सकते हैं आप लोग की प्रक्रिया, भाषा और सांस्कृतिक और सामाजिक द्वारा यह भी प्रभावित होता है। तो इस तरह से भाषा और विचार दोनों एक ही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, लगभग किस उम्र के आसपास प्रायः बच्चे में जेंडर भूमिका की प्रारंभिक समझ आ जाती है। क्या 4 वर्ष में, 10 वर्ष में, 14 वर्ष में, 18 वर्ष में।
तो आपको बताना हो कि किस वर्ष मतलब कि उम्र के बच्चे में लगभग जेंडर भूमिका मतलब कि लड़का लड़की या में फ़र्क वो जो है करना जो है मतलब कि उसके अंतर्गत आ जाता है विविधता। तो ये जो लगभग जो है अक्सर जो है 4 वर्ष के जब उम्र के बच्चे होते हैं तो उसी टाइम में जो है वह बच्चे के अंतर्गत ये अंदर जो है ये सारी भावनाएं जो आ जाती है। ये लड़का है, ये लड़की है, हम लड़का है तो हम गुड़िया से नहीं खेलेंगे, लड़की गुड़िया से खेलती है, हम गाड़ी ट्रक से खेलेंगे, लड़कियां जो गुड़िया से खेलेगी। इस तरह की भावनाएं जो उसके अंतर्गत आ जाती है लगभग जब वह 4 साल के बच्चे हो जाते हैं तो वह जो है जेंडर रूढ़ी मतलब कि वो उस चीज़ को समझने लगते हैं। उसके बाद है शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए जो, अब समावेशन मतलब क्या होता है, इसमें जो सभी धर्मों सभी जातियों के विद्यार्थियों के लिए जो है एक जैसा समान शिक्षा प्रदान करना, यही लगभग मतलब कि आप बोल सकते हैं यह समावेशन का ही रूप है। तो समावेशी शिक्षा के लिए जो एक अध्यापक को कक्षा कक्ष कैसा वातावरण पैदा करना हो तो आपको बताना है यहाँ पे। जैसे पहला ऑप्शन है विविधता के प्रतिग्रहण को पोषित करे। उसके बाद है रूढ़िवाद और नवीकरण को बढ़ावा देना, ये तो गलत ही है। योग्यता के बारे में सत्य धारण एवं पोषित करे। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, ये भी ऑप्शन आपका गलत ही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करना। ये जो है बहुत ही मतलब कि एक अच्छा वातावरण पैदा है जिसके द्वारा जो हम समावेशी विकास को जो समावेशी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं, किसके द्वारा, विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन, क्या क्वेश्चन है, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, मूल्यांकन आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें। क्या आधा पाठ मतलब कि सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद ही मूल्यांकन सिर्फ करना है, ये भी गलत है। सत्र के अंत में अब पूरा पढ़ाई खत्म हो गया, पूरा सिलेबस खत्म हो गया, एक बार सिर्फ लास्ट में आप एग्जाम ले लिए तो वही क्या मूल्यांकन का हो गया, ऐसा भी नहीं करना है। सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें, अब सिलेबस चालू ही नहीं हुआ आप शुरू में पहले उसका मूल्यांकन ही कर लिए तो ये भी गलत है। मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में हो, मतलब कि लगातार जो है मूल्यांकन होनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सवाल विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने में मददगार है। यानी कि विद्यार्थियों के अंतर्गत जो वह चिंतन पैदा हो, समझ विकसित हो, तो इस तरह से किस प्रकार का उससे क्वेश्चन किया जाए तो इससे ज़्यादा उसका जो है आलोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा। जैसे है a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, हम किस तरह भविष्य में जल संकट को टाल सकते हैं, बाल दिवस किस तारीख पर मनाया जाता है। अब देखिए a+b का होल स्क्वायर क्या है, यदि जानता है तो आराम से बच्चे बोल देगा, किसी भी तरह से उसमें माइंड में जोर देने की बात ही नहीं है, सिंपल है। उसके बाद देखिए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, यदि जानता है बच्चा तो तुरंत बोलेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई सिंपल कुछ उसमें सोचना नहीं है। बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से बच्चे में कोई टेंशन नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। बट ऑप्शन नंबर 3 हम किस तरह भविष्य के जल को संकट में टाल सकते हैं, जो हमारे जो भविष्य का जल मतलब कि भविष्य के रूप में जो जल है उस जल के जो है संकट को हम टाल सकते हैं। इसमें बच्चे को जो बहुत सारे थिंकिंग करना पड़ेगा, क्या करें इसके लिए कि तब हमारा जो है भविष्य में जो है जल जो है संकट जो है वह टल जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों में जो है आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि, तो आपको बताना है कि जो पिछड़े वर्गों के आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण क्या है। जो काफ़ी ही ज़्यादा पिछड़े वर्ग से विद्यार्थी आते हैं और उसमें जो सफल समावेशन हो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला नंबर है उन्हें केवल अलग संकायों में पढ़ाया जाना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग से बच्चे आते हैं क्या उसे अलग कक्षाओं में पढ़ाना मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये गलत हो जाएगा। उनमें से अपनेपन की भावनाओं को बढ़ावा दिया जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सटीक ऑप्शन है।
उनमें जो है अपनेपन, जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे आते हैं उनमें भी जो है एक मतलब कि एक साथ मिलजुल के उसको पढ़ाया जाए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो उनमें जो है अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, उसे ऐसा नहीं लगे कि ये हम जो काफ़ी पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, वो अमीर है, वो गरीब है, वो दूसरे जाति का है, हम दूसरे जाति के हैं, उसे इस तरह की भाव उसके अंतर्गत जो जागृत होने के लिए हमें देना ही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणज वैकल्प से जूझने वाले विद्यार्थी अक्सर किस क्षेत्र के चुनौती को महसूस करते हैं। तो गुणज वैकल्प से जो भी मतलब कि कैलकुलेशन लेवल के जो भी होते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, इस तरह के सवालों को बनाने में जो भी बच्चा जो है फंसते हैं, जिसको परेशानी होता है, बाधा उत्पन्न होता है, तो उससे जो है क्या कहा जाता है। तो मतलब कि चुनौती जो महसूस करते हैं वह किस क्षेत्र में चुनौती महसूस करेंगे, चित्रण में, दौड़ में, गायन में, गणित में। तो ये गणित में ही इस तरह के सवाल आते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाव में बच्चे यदि फंसते हैं तो किस क्षेत्र में फंसेंगे, गणित में ही फंसेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्रावधान दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है। तो आपको बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा प्रावधान है जो दृष्टिबाधित छात्र है, जो जिसे दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो दृष्टिबाधित छात्रों से जो जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बाधक बन जाता है। ब्रेल किताब, तो जिसे दिखाई नहीं पड़ता उसे यदि ब्रेल किताब दिया जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें तो और ही अच्छा है। उसके बाद स्पर्शनीय मानचित्र, और उसे छू कर उस चीज़ को मतलब कि वह अध्ययन करेगा, ये भी ज़्यादा अच्छा है, बेटर है उसके लिए, दृष्टिबाधित के लिए। उसके बाद है लिपिक की मदद लेना, ये भी उसके लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा है उसके हित के लिए। उसके बाद है लिखित परीक्षाएं, तो ये जो है ज़्यादा उसके लिए जो है एक बाधक की समान आ जाते हैं। जो मान के चलिए दृष्टिबाधित है, मतलब कि उसे दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसके लिए जो लिखित सामग्री होगा, लिखित परीक्षा यदि लिया जाए तो उसके लिए जो है एक तरह से क्या हो जाएगा, बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गुण प्रायः स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है, मतलब कि ऑटिज्म। तो स्वालीनता ग्रहित विद्यार्थियों में देखा जाता है। जो स्वालीनता मतलब होता क्या है कि उसमें जो बच्चे किसी भी चीज़ को जो दोहराता है, जैसे पढ़ रहा तो उसी चीज़ को दोबारा पढ़ेगा, लिख रहा तो दोबारा लिखेगा, तो उसमें जो पुनरावृत्ति का व्यवहार आ जाता है। तो स्वालीनता में हमेशा बच्चे में क्या होता है, उसमें पुनरावृत्ति का व्यवहार आ जाता है, दोहराव की मतलब कि व्यवहार उसके अंतर्गत जो है ऑटिज्म में आ जाती है। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रेशमा 3 साल की उम्र से ही स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी और उसने अपनी पहुंच की हर किताब पढ़ ली। रेशमा किस तरह की विशेषता दिखा रही है। तो रेशमा जो महज 3 साल की उम्र की है और वह स्वतंत्र रूप से पढ़ने लगी, मतलब कि वह जो है एकदम फ्री रूप से जो है किसी भी चीज़ को एकदम मतलब कि पढ़ रही है, और उसने अपनी पहुंच इस तरह मतलब कि पहुंच की हर किताब पढ़ ली, और वह जो टोटल किताब जो है अच्छी तरह से वह पढ़ लेती है। तो वह किस तरह की विशेषता को दिखा रही है। तो स्वालीनता, प्रतिभाशाली, पठन वैकल्प या मानसिक विकलांगता। तो इसमें जो प्रतिभाशीलता, तो यह जो एक तरह से गॉड गिफ्टेड बच्चे के रूप में वह जो अपने आप को जो है क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। तो कौन, रेशमा, जो कि मात्र 3 साल की और सारे किताब को वह जो है मतलब कि पढ़ ले रही है। तो वह एक तरह से गॉड गिफ्टेड बच्चा, जो लगभग इन बच्चों की जो आईक्यू पावर, जो आईक्यू लेवल होती है 140 प्लस इनकी आईक्यू लेवल हो जाती है, जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो प्रतिभाशीलता को वह दर्शा रही है। उसके बाद है बच्चे सबसे बेहतर डैश द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे सबसे अधिक जो है किस रूप में सीखते हैं, खोजी अधिगम द्वारा, पुनरावृत्ति अभ्यास द्वारा, निष्क्रिय नकल द्वारा, कंठस्थ स्मरण द्वारा। तो इसमें से आपका सबसे ज़्यादा सटीक ऑप्शन आप लोगों को बताए थे खोजी अधिगम या अन्वेषण की बात जब भी आए तो वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो खोजी अधिगम, तो बच्चे सबसे बेहतर जो है द्वारा सीखते हैं, किसके द्वारा, तो खोजी अधिगम के द्वारा सीखते हैं। तो ये आपका जो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। खोजी अधिगम में क्या होता है कि अधिगम का अनुभव करते हैं, अध्ययन करते हैं और निर्देशों का अवलोकन करते हैं, नए ज्ञान और कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार को जो है बच्चे क्या करते हैं उसमें अपनाते हैं। तो इस तरह से खोजी अधिगम द्वारा बच्चे बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक छोटे से यूट्यूबर मतलब कि हम हैं, तो आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा
और मोटिवेशनल टाइप का हमको जो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी मिलेगा कि आप लोग इस तरह से हम लोग हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो चलिए, आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन है आपका कथन, विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। विद्यालय को क्या केवल सीखी गई जो सामग्री है उसी पर पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। तर्क कहता स्मृति न तो रचनात्मक होती है और न ही निर्वाचनात्मक होती है। यानी कि आपका जो कथन भी गलत है और आपका जो तर्क भी गलत है, यानी कि दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। तो एक अध्यापिका को जो है कैसे अधिगम और क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। तो ऑप्शन है पहला, जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो। तो आप मान के चलिए एक अध्यापक है, बच्चे को यदि किसी भी चीज़ को बारे में पढ़ाना है, उसको संपादित करना है, तो जिनकी प्रवृत्ति अमूर्त हो, जिनका जो है बच्चे मतलब कि कभी उस चीज़ को देखा ही नहीं है, तो उसके बारे में उस चीज़ के बारे में बोला जाए कि ऐसे वैसे होता है, तो उस चीज़ से बच्चे जल्दी नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद है जो विद्यार्थियों की रुचि का अनुरूप हो। उसके बाद है जो विद्यार्थियों के परिवेश और गैर अनुदेशीय हो। उसके बाद जिनका उद्देश्य सिर्फ वह पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप हो। यदि आप अध्यापिका है या अध्यापक है, यदि आप बच्चों में एक अच्छे क्रियाकलाप के द्वारा अधिगम कराना चाहते हैं, संपादित करना चाहते हैं, तो जो बच्चे को इंटरेस्ट लग रहा है जिस चीज़ में, यदि उस चीज़ को आप यदि कराएंगे, उस चीज़ के माध्यम से आप लोग उसको एक्टिविटी के द्वारा सिखाएंगे, अधिगम कराएंगे, तो वह ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप होगा तो उस चीज़ के द्वारा आप संपादित करेंगे, निश्चित तौर पर बच्चे अच्छे से सीखेंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकारिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। इसमें अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता मतलब कि बच्चे जो है अधिगम प्रक्रिया में जुटे, तो इसके लिए जो है अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, विकर्षणों और अधिकतम कर देना चाहिए, व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, कार्य की सत्यता की अधिकतम कर देना चाहिए। तो अधिगम प्रक्रिया विद्यार्थियों की संलग्नता को आधिकारिक बनाने के लिए आप यदि अध्यापक है तो आप अध्यापिका के रूप में या अध्यापक के रूप में जो है आप क्या करेंगे, कार्य सत्यता को अधिकतम कर दीजिएगा। ये आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्याओं के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, डैश कहलाती है। तो एक सामान्य युक्ति है, तो आपको बताना है कि जो समस्या के समाधान मतलब किसी भी समस्या को, किसी भी क्वेश्चन को बना रहे हैं तो उसके हल तक पहुंचने में मददगार करती है, वह क्या कहलाती है। स्मृति सहायक तकनीक, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, अनुमानी सोच। तो आपका जो है अनुमानी सोच आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अनुमानी सोच में क्या होता है कि उसमें जो समस्या को हल करने, अनुमान लगाने, किसी भी चीज़ का निर्णय लेना, यह काफ़ी उस निष्कर्ष तक पहुंचने में उसे क्या करता है, मदद करता है। तो वह क्या कहलाता है, अनुमानी सोच कहलाता है। बच्चे उस चीज़ पर अनुमान लगाता है, थिंकिंग करता है, तो वो उस चीज़ के द्वारा बच्चे जो है किसी भी समस्या को हल करने और उसके जो अंतिम मतलब कि पावदान तक, वह जो है पायदान तक बच्चे पहुंच सकते हैं, तो अनुमानी सोच के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं। तो बताना है कि विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणा क्या है, तो आपको बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती है। क्या अधिगम प्रक्रिया में जो है कोई भूमिका नहीं निभाता, ये जो है बिल्कुल ही गलत ही है। उसके बाद है, पूरी तरह अतार्किक और अविवेकीय होती है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों को, ज्ञान को दर्शाती है, ये सही बात है। ग्रहित जो वैकल्पिक अवधारणा होते हैं वो विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों और ज्ञान को क्या करती है, दर्शाती है। तो ऑप्शन चौथा भी है कि उसे अनदेखा कर देनी चाहिए, ये भी तो आपका गलत ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका पॉजिटिव बिल्कुल है, तो सही है। उसके बाद है अधिगम। बताना है कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या होता है, सीखने सिखाने की जो होता है क्रिया होती है, वही एक क्या होता है, अधिगम होता है। तो ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को क्या करना, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है,
तो बिल्कुल ही सही बात है। संवेग जो होता है, इमोशन होता है, इमोशन के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा जो है अधिगम काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे बच्चे को किसी भी चीज़ को पढ़ाना है तो हाथ के इशारा द्वारा, आँख के द्वारा, उस सर को हिला के, इस तरह से वो आप जो संवेग देंगे, इमोशन देंगे, उससे बच्चे क्या होंगे, ज़्यादा सीखेंगे। तो इस तरह से संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है क्या, आपका इमोशन के द्वारा ज़्यादा प्रभावित, इफेक्टिव होता है क्या, आपका अधिगम जो है। तो अधिगम मतलब कि क्या है, तो संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है आपका अधिगम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कथन है। कथन में कहा जा रहा है एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के संप्रदाय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तर्क कहता अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वो महारत अनुमुखी हो। ये भी सही बात है। तो आपका जो कथन भी सही है और तर्क भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल निश्चित तौर पे सही है। उसके बाद है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है। तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा कारक है, कौन सा फैक्टर है जो विद्यार्थियों के अधिगम में जो है एक बाधक के रूप में सामने आ जाता है। तो वातावरण में स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया, स्व अभिप्रेरित अभ्यास, जानने और खोज करने की चाव, कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। तो बच्चों के लिए जो है अधिगम में जो है एक बाधा बन जाती है। यदि उसके लिए जो एक कठोर पाठ्यक्रम, हार्ड पाठ्यक्रम सिलेबस रख दिया जाए तो वह बिल्कुल तौर पे जो है बच्चे की पढ़ाई में वह बाधा बन जाएगा। तो कभी भी जो है वो एनसीएफ मतलब कि एनसीएफ 2005 भी आपका जो है मतलब कि 2005 भी यही कहती है कि जो शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए, उसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लचीला होना चाहिए। तो इस तरह से एनसीएफ 2005 भी बताती है। तो यहाँ पे कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम के बारे में बोल रहा है जो कि बच्चों के लिए काफ़ी भी ज़्यादा यह बाधक के समान है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में अवगत होना क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि अपनी स्वयं की जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसमें अवगत होना क्या कहलाता है, स्मृतिकरण, समायोजन, परासंज्ञान या विलंबित नकल। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है परासंज्ञान जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अपने स्वयं के विचारों, भावनाओं और कार्यों पर जो है चिंता मतलब कि स्वयं करते हैं और स्वयं अपने जो है जो प्रश्न होते हैं उनके जो है हल भी करते हैं और जांच भी करते हैं। तो इस तरह से होता है क्या, परासंज्ञान मतलब कि अपनी स्वयं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से अवगत होना मतलब कि परासंज्ञान कहलाता है। बच्चे इसमें खुद उस चीज़ पर विचार करते हैं, अमल करते हैं और कार्यों के जो है निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, यह कहलाता है आपका परासंज्ञान। तो इस तरह से हम लोग जो है आज सीडीपी के टोटल जो है 30 क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर किए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।